भारत का सबसे सुंदर आइलैंड नष्ट होने वाला है। सरकार लाखों पेड़ों को काटने वाली है जिसकी कीमत हजारों करोड़ में है। यह आरोप हम नहीं, देश का विपक्ष लगा रहा है। क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जिसमें अडानी ग्रुप का नाम आ रहा है? निकोबार आइलैंड के आदिवासी डरे हुए क्यों हैं? सरकार से उनकी क्या मांगे हैं? क्यों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं? सरकार सिक्योरिटी का कौन सा तर्क दे रही है जो चीन से जुड़ा हुआ है? सब बताएंगे आपको। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार। सबसे पहले आप ये जानिए कि ग्रेट निकोबार है क्या। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड के ग्रुप के एकदम दक्षिणी छोर पर बसा है ग्रेट निकोबार। भारत का वो कोना जो इंडोनेशिया से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है, यानी हिंद महासागर के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक के ठीक बगल में। राजनीतिक दृष्टि से यह आइलैंड भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह आइलैंड सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु नहीं है, यह प्राइमरी रेन फॉरेस्ट है, मतलब वो जंगल जिसे इंसान ने आज तक कभी काटा नहीं। यहां कोरल रीफ है, समंदर के नीचे वो रंग बिरंगी दुनिया जिसे बनने में हजारों साल लगते हैं और जो एक बार नष्ट हो जाए तो वापस नहीं आते। और यहां है कछुओं के नेस्टिंग साइट्स, यानी वो किनारे जहां पीढ़ी दर पीढ़ी कछुए आकर अपने अंडे देते हैं। इस आइलैंड पर शोम्पेन और निकोबारी समुदाय रहते हैं, एक ऐसे आदिवासी जनजाति जिनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है। ये लोग इस आइलैंड को सिर्फ जमीन नहीं, अपना घर मानते हैं, अपनी मां का दर्जा देते हैं। राहुल गांधी ने जब इस जंगल में कदम रखा तो उन्होंने कहा कि यह सबसे खूबसूरत जंगल है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है, लेकिन यह सब काटा जाने वाला है। और वहीं से यह पूरा विवाद शुरू हुआ। अब राहुल गांधी ने जिस खतरे की बात की उसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्या है वो समझिए। तो केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार पर एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रस्ताव किया है जिसकी लागत है 92,000 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट में 4 बड़ी चीजें बनाई जाने वाली है। पहला, एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक विशाल बंदरगाह जहां दुनिया के तमाम बड़े बड़े कार्गो शिप रुकेंगे। दूसरा है ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। तीसरा, एक बिजली उत्पादन केंद्र। और चौथा, टाउनशिप, यानी एक पूरा शहर जो यहां बसाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये द्वीप, ये आइलैंड हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करेगा। चीन पहले से इस इलाके में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है और भारत को इसका जवाब देना होगा। यह सब सुनकर देशभक्ति का जज्बा तो उठता है, लेकिन सवाल साहब यह है कि इस विकास की कीमत चुकाएगा कौन? वो कीमत चुकाएगा ये जंगल। इस प्रोजेक्ट की वजह से 160 वर्ग किलोमीटर, याद रखिए 160 वर्ग किलोमीटर का प्राइमरी रेन फॉरेस्ट काटा जाएगा। करोड़ों पेड़, कोरल रीफ नष्ट होंगी, कछुए के नेस्टिंग साइट्स उजड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता वहां के आदिवासी समुदाय को लेकर है जो सैकड़ों सालों से वहां रह रहे हैं। वहां लोगों के बसने से उनके जीवन पर क्या और किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण मंत्री ने आइलैंड पर 8.5 लाख पेड़ को काटने की अनुमति पहले ही दे दी है। और ये जो खबर है, रिपोर्ट है, वो 2 साल पहले की है। 28 अप्रैल को राहुल गांधी ने कैंप बेल बे के राजीव नगर में निकोबारी समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। यह कोई अचानक हुई मुलाकात थी नहीं। हफ्तों पहले इस आइलैंड के लोगों का एक दल है जो दिल्ली पहुंचा राहुल गांधी से मिलने, और उन्होंने उन्हें तकलीफें बताई। तब राहुल गांधी ने खुद यहां आने का फैसला किया। लेकिन उनके आने से ठीक पहले हुआ कुछ ऐसा जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। 27 अप्रैल को, यानी उनके दौरे से एक दिन पहले, चेन्नई फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन ने एक NOTAM यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया। इस NOTAM की वजह से निकोबार आइलैंड की हेलीकॉप्टर सेवाएं 28 अप्रैल से 1 मई तक के लिए बंद कर दी गई। यह हेलीकॉप्टर सेवा इन आइलैंड पर जाने का सबसे तेज और सबसे सुलभ जरिया होता है। कांग्रेस ने तुरंत आरोप लगाया कि ये NOTAM राहुल गांधी को आइलैंड तक पहुंचने से रोकने के लिए जारी किया गया। राहुल गांधी ने खुद 29 अप्रैल की अपनी वीडियो पोस्ट में कहा कि अब मुझे समझ आ गया कि सरकार नहीं चाहती थी कि मैं यहां आऊं और इसलिए उन्होंने मुझे यहां पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश की। I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest, and what is happening here
is that all these trees are going to be cut with total. राहुल गांधी ने इस मामले में एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नहीं बल्कि उद्योगपति गौतम अडानी के फायदे के लिए किया जा रहा है। उन्होंने शब्दशः कहा कि ये अद्भुत है कि 160 वर्ग किलोमीटर का ये जंगल इसलिए काटा जाने वाला है ताकि एक व्यापारी मिस्टर अडानी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकें। यहां सिर्फ लकड़ी की कीमत ही लाखों करोड़ में है। ये आरोप कितना सच है, ये एक अलग विषय का ये आरोप कितना सच है ये अलग बहस का विषय है। लेकिन जब नेता विपक्ष एक घने जंगल में खड़े होकर 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश में इस तरह का सीधा आरोप लगाते हैं तो सवाल उठता ही है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से असली फायदा होने किसे वाला है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आइलैंड पर रहने वाला हर एक इंसान, चाहे वो स्थानीय निकोबारी हो, चाहे वहां बसे रक्षा वालों के परिवार हो, सब इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। किसी से कुछ पूछा नहीं गया, किसी को मुआवजे के बारे में कुछ बताया नहीं गया। जो घर उनके हैं उन पर उनके निर्णय ही नहीं लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, सरकार इसे प्रोजेक्ट कहती है लेकिन मैंने जो देखा वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये लाखों पेड़ों पर मौत का निशान है। ये 160 वर्ग किलोमीटर रेन फॉरेस्ट का मृत्युदंड है। ये उन समुदायों की अनदेखी है जिनके घर उनसे छीने जा रहे हैं। ये विकास नहीं, ये विकास की भाषा में लपेटा हुआ विनाश है। लेकिन सिर्फ विपक्ष ही नहीं है, इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने वालों में अब रक्षा विशेषज्ञ भी शामिल हो गए हैं। पूर्व एडमिरल अरुण प्रकाश ने सवाल उठाया कि इस ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की भविष्य में वाइबिलिटी कितनी होगी। उनका तर्क है कि आइलैंड, सिंगापुर, पोर्ट क्लांग और हम्बनटोटा जैसे पहले से स्थापित विशाल बंदरगाहों के लगभग बराबर दूरी पर हैं, यानी व्यापारिक जहाजों के लिए यहां आना उतना आकर्षक नहीं होगा। इसके अलावा केरल में विजिंगम बंदरगाह भी अभी एक बड़े ट्रांस हब के रूप में उभरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने पूर्व एडमिरल के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि व्यवहारिकता एक तरफ, ये प्रोजेक्ट पारिस्थितिक आपदा का नुस्खा है, यानी एक तरफ जहां सुरक्षा विशेषज्ञ इसकी जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं एनवायरमेंटलिस्ट इसके परिणामों को भयावह बता रहे हैं। एक प्राइमरी रेन फॉरेस्ट जो एक बार कटती है वो सदियों में भी वापस नहीं आती। उन पेड़ों में वो कैप्चर्ड कार्बन है जो हमारी जलवायु को संतुलित रखता है। उस कोरल रीफ में वो बायोडाइवर्सिटी है जो समुद्री फूड चेन को जीवित रखती है। और उन कछुओं के अंडों में वो भविष्य है जिसे एक बार छीन लिया गया तो वापस लौटेगा नहीं। इस पूरी बहस में सबसे अहम आवाज वो है जो सबसे कम सुनी जा रही है, निकोबारी समुदाय की आवाज। ये वो लोग हैं जो इस आइलैंड को तब से जानते हैं जब यहाँ कोई नक्शा नहीं हुआ करता था। इनकी जड़ें इस जमीन में इतनी गहरी हैं कि जमीन और ये लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब राहुल गांधी 28 अप्रैल को कैंप बेल में इन लोगों से मिले तो इन्होंने उन्हें अपनी तकलीफें बताई। राहुल गांधी के मुताबिक उनसे मिले हर एक इंसान ने यही कहा कि वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, पर उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। वो इसलिए चाहते थे कि राहुल गांधी वहां आए और संसद में उनकी आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने भी वादा किया है कि वो ऐसा करेंगे। ये सुनकर मन में एक सवाल उठता है कि क्या विकास का मतलब ये है कि जिन लोगों की जमीन पर बदलाव होने वाला है उनसे पूछा भी ना जाए? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण दोनों साथ नहीं चल सकते? तो ये है ग्रेट निकोबार की कहानी। एक तरफ सरकार जो कहती है ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये भारत को हिंद महासागर में ताकतवर बनाएगा और ये प्रगति का रास्ता है। दूसरी तरफ है वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये प्रगति नहीं, प्रकृति का विनाश है। जो बन जाएगा वो शायद जरूरी हो, लेकिन जो खो जाएगा वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। भारत में विकास और पर्यावरण की ये लड़ाई नई नहीं है। सरदार सरोवर बांध हो या नर्मदा आंदोलन या फिर हजारों छोटे बड़े प्रोजेक्ट जो जंगलों और नदियों की बलि देकर बने हो, हर बार यही सवाल उठता है और हर बार इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं रहा है। लेकिन ग्रेट निकोबार का मामला इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ दांव बेहद ऊंचे हैं। 160 वर्ग किलोमीटर का प्राइमरी रेन फॉरेस्ट, ये दिल्ली के आकार का लगभग आधा है। इसे काटना ये कोई छोटा फैसला नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए किया जा रहा है एक फैसला है जिसे वो पलट नहीं सकेंगी। बाकी आपको इस वीडियो पर क्या सोचना है, क्या विचारना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे गीतांश है, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया।